बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुतहर्रिक हुई है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जब गए थे अमेरिका में, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ा जा सकता है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। क्योंकि अगर फ़ौरी तौर पर इस तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वत होगी और वो इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, वो एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनका मौक़िफ़ था, इन्होंने जाके वहाँ पे दिया। हालांकि इमरान खान एक जमहूरी आदमी है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उनके दौरे हुकूमत में कहीं पे जुल्म और ज़्यादती हुई तो वो इस बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पे PDM की रवायती सियासी जमातों ने जुल्म और ज़्यादती को सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और मुख्तलिफ तबकात के ऊपर करवाए हैं। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब ने टाइम फ्रेम दिया हुआ था वो भी तकरीबन गुजर गया है और जो विल्सन की डेडलाइन थी वो उस डेडलाइन के साथ मैच करती थी। देखिए, आपको याद होगा जो विल्सन ने जब अपना बिल तैयार किया था तो जो विल्सन ने एक डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था जी मैं टाइम दे रहा हूँ, इतने अरसे में पाकिस्तान की हुकूमत रिहा कर दे इमरान खान साहब को। और ये ऐसा नहीं है कि जो विल्सन ने खुद ही उठ के टाइम दे दिया था, ये पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ यकीन दहानियाँ करवाई थी कि जनाब हमें इतना टाइम आप दे दें, हम इस मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। इन्हें लगा कि इस बीच में कुछ बीच में बंदे डाल के कुछ ना कुछ करके कुछ जोर लगा के इमरान खान साहब को मना लिया जाएगा और कोई डील एक तैयार कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने डील की नहीं, इमरान खान साहब बाहर आ नहीं सके और अब मामला वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। अब 24 घंटे में ये बहुत मुतहर्रिक हो रहे हैं क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जो विल्सन वाला बिल अगर किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाता है तो ये इनके लिए रोकना ऐसे ही नामुमकिन हो जाएगा जैसे आप ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा होके वो उसको रोकने की कोशिश करे तो ट्रेन तो उसको कुचल के चली जाएगी। तो अब बचने का जो तरीका है वो वाहिद ये है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को जो है वो छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान में इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए कि जनाब जो गलतियां या कोताहियां या जो चीज़ें भी हुई, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस बीच में जो है वो इलेक्शन हो जाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो इनको बचा सकती हैं, अदरवाइज़ बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ कोशिशें ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान को छोड़ना चाहें तो ये कमज़ोर करके छोड़ना चाहेंगे। उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताई थी। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान को अगर ये कमज़ोर करके भी छोड़ेंगे तो वो तो 2 से 3 दिन में ऐसा बयानिया खड़ा कर देगा कि ये सारे मिलकर उसका तोड़ नहीं कर सकेंगे। वो आदमी जेल के अंदर से अपना बयानिया बनाता है और उसका बयानिया पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उसका सिक्का चलता है। और ये लोग बाहर आज़ाद रह के पूरे वसाइल के साथ भी इमरान खान के खिलाफ बयानिया नहीं बना सकते। यहाँ तक आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर बैठे हुए बंदों को अपने डिजिटल न्यूज़ चैनल्स लॉन्च करना पड़ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना पड़ गए कि किसी तरह बयानिया का तोड़ किया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ हो नहीं पा रहा। लड़ाई हो रही है लेकिन साहब के अंदर फूट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या डालनी थी। आप गौर कीजिए, सिर्फ इतना गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दुश्मन कौन है और तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई कौन करवाता है। हर वो आदमी जो इक्तदार का हिस्सा है या सिस्टम का किसी ना किसी तरह बेनिफिशरी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है तो वो कोई ना कोई गेम कर रहा है। यही सारे लोग जब इनके पास इक्तदार नहीं था तो ये इनकलाबी थे, ये बड़े मजबूत थे, ये डट कर खड़े हुए थे, लेकिन इक्तदार ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है। इक्तदार ने इनसे इनका नज़रिया और इनकी ताकत ऐसा लगता है छीन ली है और अब ये कमज़ोर बन के सोचते हैं या ये कंप्रोमाइज़ हो गए हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक भी डटे हुए हैं और वो अपने लीडर के साथ और उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब मसला एक और भी है ना कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मुखालिफिन भी तो कोई तगड़े हों। मुखालिफिन इतने नालायक हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, उनकी नालायकी की इंतहा कोई नहीं है। उनसे अपना काम नहीं हो रहा, वो सियासत के अंदर घुसे हुए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जो 3 साल में उन्होंने कर लिया वो आगे भी करके देख लें, टके का काम उनसे नहीं हुआ। तो दूसरा जो सियासी क़यादत इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च की गई है वो इंतहाई नालायक है। वो इस लेवल की नालायक है कि वो एक तकरीर के अंदर 4 अलग अलग बातें कर देते हैं और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। वो इस लेवल के नालायक है कि आज तक कोई बयानिया बना ही नहीं पाया और ढंग का एक बयानिया जो कोई बनाया था नवाज शरीफ ने, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने बूट को इज्जत दो बेच दिया, फारग कर दिया।
ANP का जो बयानिया था वो एमल वली खान साहब ने इशारा दस्तूर पे रख के बेच दिया। तो ये सारे एक एक करके फारिग हो गए हैं। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन की हालत ये है कि अगर ये दौड़ के अंदर अकेले भी भागे ना तो फिर भी ये आखिरी नंबर पे आएंगे या फिनिशिंग लाइन को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे। इनके बेचारों के ये हालात हैं। अब आ जाए माइंस वाले मामले पे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हुआ ये था कि SIFC के ज़ेरे एहतमाम एक बिल बनाया गया था और चारों सूबों को ये कहा गया कि आपकी असम्बलियाँ इस बिल को अपनी अपनी असम्बलियों से पास करवाएं, क्योंकि ये बिल पास होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास बहुत सारी मादनियात के इख्तियारात आ जाने थे और वफाकी हुकूमत उन मादनियात को इस्तेमाल कर सकती है। अब इसमें एक लफ्ज़ है स्ट्रेटेजिक मादनियात, यानी जो दिफाई नुक्ता नज़र से, स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑयल एंड गैस है, वो तो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जैसा कि यूरेनियम है जिससे एटम बम बनता है, वो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब पीछे क्या रह जाता है कि कोयला जो है उसको भी स्ट्रेटेजिक मादनियात में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या लिथियम को भी जो है, लिथियम से ये बैटरियाँ बनती है, फ्यूचर फ्यूल है ये जो बैटरियाँ बनती हैं लिथियम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धात ये बलूचिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो क्या इसको भी एक स्ट्रेटेजिक धात में कहा जाएगा कि ये भी एक मादनियात ऐसी है? तो कुछ 10 के करीब मादनियात की बातचीत हो रही है। मैं इसकी डिटेल्स इकट्ठी करूँगा। मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों से बात हुई, वज़रा से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी ये बिल बलूचिस्तान ने पास कर दिया, बाकी सूबों ने भी कर दिया, हमारे पास जब आया तो हम इसको लेकर बैठ गए। कैबिनेट के अंदर से जब ये बिल गया असम्बली में तो हमने वहाँ कहा स्पीकर को जी हमें टाइम दें इसके ऊपर। सोहेल अफरीदी के बकौल वो ये कहते हैं कि अगर इसमें हमारे सूबे के अवाम का हक छीनने की कोशिश की गई तो हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे सूबाई असम्बली से। अब ये डिमांड है SIFC की। ये क्यों है देखिए, इसको समझें आप। मादनियात वफाकी हुकूमत के पास जाएंगी, वहाँ से SIFC के साथ जाएंगी, ये भी किसी रिटायर फौजी या किसी हाजिर ड्यूटी फौजी के कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर वहाँ से वो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ सौदा कर सकते हैं, मुल्कों के साथ सौदा कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे ये मादनियात मौजूद हैं, इनको निकाला जाए और उससे पाकिस्तान पैसे कमाए, या जो लोग इसके साथ जुड़े वो भी पैसे कमाएं। तो ये काम वो सूबाई हुकूमत क्यों ना करे? सवाल तो ये पैदा होता है, सूबाई हुकूमत को ये काम खुद क्यों नहीं करना चाहिए? उनको ये अलाउ होना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। मादनियात अगर वैसे ही पड़ी हैं तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी जो वजारत है उसे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। अब इसके साथ एक और बयान जब आता है ना अमेरिका का और यहाँ पे जो सफारत खाने का, तो वो मामला फिर एक अलग तरफ चले जाते हैं कि मादनियात के मामले में जो अमरीकी मफादात के लिए एक वफद पाकिस्तान आ रहा है। खबर ये है मादनियात के हवाले से अमरीकी मफादात के मुताबिक एक वफद पाकिस्तान आ रहा है अमरीकियों का, और साथ में ये वाली जो है बिल भी पास करवाया जा रहा है। और स्ट्रेटेजिक मादनियात के नाम के ऊपर बहुत सारी मादनियात का इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा जो सूबों के पास है, और फेडरल गवर्नमेंट उन मादनियात का सौदा जहाँ चाहे वो कर सकती है या मुआहदा जहाँ चाहे वो कर सकती है। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। देखें चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे सूबाई गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान ही। लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक कब्जे की हुकूमत बनाई गई है जाली फार्म 47 की, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये लोग तो पाकिस्तान को बेच के जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के वसाइल को बेच रहे हैं, बेदर्दी से लूट रहे हैं। तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इनको हमने अपने वसाइल नहीं देने। तो बलूचिस्तान में इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है, तो जरदारी साहब से तो जिस चीज़ पे दिल करता है साइन करवा लें, और भुट्टी साहब का तो इनकार हो ही नहीं सकता। वो तो खेलते ही वहाँ से हैं जहाँ से बारी ख़त्म ही नहीं होती। 70 साल से बारी चल रही है, भुट्टी साहब ने उस टीम से खेलना शुरू किया है। अब ये स्ट्रेटेजिक मादनियात के मामले में, ये वफाक को देने के मामले में, या अमेरिका की जो मादनियात में दिलचस्पी है, इन चीज़ों को आप जोड़ें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर भी करना चाहती है, और उसके लिए कोई भी चीज़ उनको दे सकते हैं। हत्ता कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को अगर इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाना पड़ा, देखें खामोशी तो हमने इख्तियार की हुई है। इसराइल ने जितना जुल्म और बर्बरियत इस दौरे हुकूमत में किया, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में है, वो माजी में कभी नहीं किया। जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनका कत्लेआम हुआ है, 15 वर्कर्स की इज्तमाई वहाँ पे लाशें मिली हैं इज्तमाई कवर के अंदर से। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों शहरियों को शहीद किया जाता है, बच्चों को और ख़वातीन को डेलिबरेटली निशाना बनाया जाता है, और ये लगातार हो रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, चिल्ला रही है। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, इसराइल के ख़िलाफ़ आप एहतजाज नहीं कर सकते, आपको पाकिस्तान के इदारे उठा के गायब कर देंगे, या आप पे तशद्दुद करेंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पैटर्न हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा।
तो इसराइल के लिए जो एक नरमी पैदा की है रियासत पाकिस्तान ने अपने दिल में, वो इससे पहले हमने नहीं देखी। बहरहाल ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हो रहा है। जितने मुसलमान ममालिक हैं उन सबको इस पर ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं। अब क्योंकि मैं मिनरल्स की बात कर रहा था तो यहाँ पे एक और ख़बर है। ये आमिर सईद अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये बताते हैं कि एबटाबाद की तहसील, ये उन्होंने साथ वीडियो भी लगाई है, एबटाबाद की तहसील लोरा है, जहाँ पहाड़ों दरख्तों को ख़त्म करने के लिए क्रश प्लांट में आज भी मुसलसल हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। एबटाबाद के पहाड़ों में ब्लास्टिंग हो रही है और क्रश प्लांट चलाने उसे बजरी बजरी बना के बेचते हैं लोग, जिस वजह से दरख्तों के साथ पहाड़ नीचे आ चुका है। पहले भी ब्लास्टिंग की वजह से बड़ा हादसा हुआ और मकामी लोगों को नुकसान पहुंचा, मगर अदालती फैसलों के बावजूद इंतज़ामिया खामोश है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट के बावजूद एबटाबाद की तहसील लोरा और घोड़ा गली रोड पर पहाड़ों और दरख्तों को ख़त्म करने के लिए मुसलसल क्रश प्लांट में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। पहाड़ पूरा नीचे आ चुका है। अगर एक्शन ना लिया गया तो अनकरीब बहुत बड़ा सानिया रूनमा हो सकता है। देखें, जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सिर्फ दरख्तों की कटाई नहीं है, पहाड़ों की कटाई भी शामिल है। और हमने जितनी तेज़ी से अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, शायद ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं इतने सारे मुल्कों में घूमा हूँ, मैंने कहीं पे किसी भी मुल्क को अपने वसाइल को इस बेदर्दी के साथ तबाह करते हुए नहीं देखा। हमारे वसाइल दुनिया के बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा और बड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है, लेकिन जितना हमने लुटमार की है अपने वसाइल के साथ, जितना हमने इनको बेचा है, जितना हमने इनको तबाह किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो टिम्बर माफिया है वो जैसे पूरा का पूरा जंगल उड़ा देता है, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं जंगलों में ऐसे इलाकों में जाके विजिट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा जंगल अंदर से काट दिया है। बाहर सड़क के किनारे जो है वो जंगल थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है ताकि लोग ये देखें और उन्हें लगे कि अंदर जंगल है, और अंदर सफाई हो जाती है। और ये मैंने मल्टीपल जगहों पर देखा है, क्योंकि शिकार करते हुए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है ऐसे एरियाज़ में। तो मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है। बड़ी तबाही फिरी है पाकिस्तान में, जंगली हयात की भी, जंगलात की भी, और जो कुदरती वसाइल हैं उनकी भी, और पहाड़ों की भी। और ये लगातार वो सिलसिला अभी तक जारी है। अब नाजरीन, अली अमीन गड्ढापुर साहब के बयान के बाद जो उन्होंने खुदकुश हमला किया अपनी पार्टी के ऊपर, उसके बाद अब फाइनली जुनैद अकबर साहब, ये पांचवी शख्सियत हैं जो अब मैदान में आ गए हैं। जुनैद अकबर साहब ने जो है वो भी रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि सीनियर लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। सीनियर लोग अगर गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो ये मुनासिब नहीं है, इससे तकसीम पैदा होती है। दूसरी जानिब अलीमा खान साहबा क्योंकि जा रही हैं इमरान खान साहब से मिलने कल के दिन में, मंगल के दिन में 8 तारीख को, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम अपने भाई को मिलने जाएंगे, अगर ना मिलने दिया गया तो हम वहाँ पे धरना देकर बैठ जाएंगे। मेरी एक गुजारिश है अलीमा खान साहबा से कि वो दोनों बहनें ना जाएं, एक बहन जाए और एक बहन जो है वो पीछे रुके, क्योंकि मेरी एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद कहा जाएगा जी इमरान खान की बहनें तो गिरफ्तार हैं तो हम मुलाकात कैसे करवाएं। तो एक बहन जो है वो गिरफ्तार हो जाए, अगर गिरफ्तार किया जाए तो दूसरी बहन को पीछे आप रोकें, ताकि कल को इमरान खान साहब का कोई पैगाम अगर बाहर आना है तो वो एतबार करके इमरान खान साहब अपनी बहन को बता सकें और वो बाहर आवाम तक उसी तरह पहुंच जाए। तो ये मेरी सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, और कुछ सोर्सेज ये बता भी रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे बचने के लिए मुराद सईद ने कहा था कि तमाम लोगों को जाना चाहिए अलीमा खान साहिबा के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ, और जेल के बाहर जाकर पहरा देना चाहिए, खड़े होना चाहिए और धरने के अंदर शामिल होना चाहिए। अहमद खान नियादी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं और हर वक्त इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे, उनका ये कहना है कि 300 के करीब आपकी तादाद है जो लोग सिर्फ असम्बलियों में, पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो आप लोग अगर इकट्ठे होकर चले जाएं वहाँ पे तो ये सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या ये 300 लोग जाएंगे? मेरे ख्याल में कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लिस्टें बनाएगा और बताएगा कि जेल के बाहर कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा, क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि अगर हमें हमारे भाई से ना मिलाया गया तो हम वहाँ पे धरना दे देंगे। और जो नहीं मिलवाना चाहते वो इसलिए नहीं मिलवाना चाहते कि इमरान खान तक बाहर की इतलात जाए ना, और अंदर से इमरान खान साहब जो कहते हैं वो इतलात बाहर आए ना। और ये इसलिए रोका जा रहा है कि कुछ ना कुछ करके कोई डील तैयार कर ली जाए और फिलहाल ये वक्त टपा लिया जाए, इमरान खान साहब पे जितना हो सकता है दबाव डाला जाए और इमरान खान साहब के ज़रिए से कोई फॉरेन गारंटर्स हासिल किए जाएं।
यानी अगर इमरान खान साहब कोई गैर मुल्की हुक्मरानों को या कोई ऐसे जो उनके दोस्त हैं उनको वो गारंटी दे देंगे तो फिर उनको वो बात पूरी करनी पड़ेगी, वो उससे पीछे नहीं हट पाएंगे। ये इमरान खान साहब की एक मजबूरी बन जाएगी। तो इमरान खान साहब की फैमिली को मिलाया नहीं जा रहा और दूसरी तरफ उनसे गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इमरान खान को ऐसे बेवकूफ़ बना नहीं पाएंगे। अख्तर बेंगल साहब की गिरफ्तारी की नाज़रीन तैयारी की गई है और एक बड़े ऑपरेशन का इम्कान है। हुकूमत के और अख्तर बेंगल साहब के तमाम मुज़ाकरात अब तक नाकाम हो गए हैं, कोई कामयाबी नहीं मिली। जो हड़ताल की कॉल दी थी अख्तर बेंगल साहब ने, उस पर पूरा बलूचिस्तान बंद है। मीडिया उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोयटा के अंदर मवासलात का पूरा निज़ाम दरम बरम है, बंद है और वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट की बंदिश है। तकरीबन पूरे बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश है। मुख्तलिफ जगहों से कुछ इतलात आ रही हैं कि जगह जगह पे तसादुम हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज में और आवाम में जो एहतजाज कर रही थी। वड के मुकाम पे सीधी गोली चलाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने, लोगों ने पथराव किया, जिसके तसादुम के नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स के जाँ बहक होने की अब तक इतला आई है। और ये अख्तर बेंगल साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। अख्तर बेंगल साहब कहते हैं, हम पुरअमन हैं मगर इसे हमारी कमज़ोरी ना समझो। हम पर चलाई गई हर गोली हमें याद है, हर जुल्म हमारे दिल पर नक्श है। हम खामोश नहीं और ना ही हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है। हमारी आवाज़ हमारा हथियार है और हम इसे तूफ़ान की तरह बुलंद करेंगे, बेखौफ बेलचक। वो बढ़ना चाहते हैं कोयटा की जानिब, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसे बॉर्डर बना दिया है। इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसल्ला करके वहाँ पे खड़ा किया गया है और खंदकें खोद दी गई हैं और कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं कि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से ये लोग उसको क्रॉस करके दाखिल हो जाएँ, जानी नुकसान हो जाएगा। और ये लगभग 10 दिन हो गए हैं कि ये स्टैंड ऑफ की एक पोजीशन है और जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसके बाद ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कोयटा में। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टाइयाँ लगवा के बुलवाओ, बाहर से अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे बुलाओ, उनको हम खर्चा भी देंगे, उन्हें हम होटलों में भी ठहराएंगे, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स भी देंगे और फिर एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करेंगे। भाई इतनी अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला है तो इधर आ जाए ना, अमेरिका में आ जाएँ, बरतानिया में आ जाएँ, यूरोप में आ जाएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई बड़ा हॉल आप बुक करें, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, और वहाँ कहें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि खुल कर आओ और आकर हमारे साथ बातचीत करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं और उनके शिकवे और शिकायतें क्या हैं। बहुत सारी सहूलियात जो हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देती थी उनमें से काफ़ी वापस ले ली हैं। वजह क्या है? कल मुझे कुछ लोगों ने बताया और मुझे बाकायदा ऑफिशियली उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ सहूलियात वापस इसलिए ली हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नाराज़ हैं कि भाई ये साथ देते हैं इमरान खान का और सहूलियत लेते हैं पाकिस्तान की रियासत से। तो भाई इमरान खान और इमरान खान के अवाम वो रियासत पाकिस्तान के मालिक है ना, अवाम मालिक है रियासत की। कोई एक इदारा या उसके अंदर बैठा हुआ एक मुलाजिम वो तो मालिक नहीं हो सकता रियासत का। ये तो आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। ये जो लोग कहते हैं ना रियासत से नहीं टकरा सकते, रियासत से नहीं टकरा सकते, और भाई वो खुद रियासत है, वो क्या रियासत से टकराएगा? अवाम रियासत से नहीं टकरा दे, और अवाम ही तो रियासत है। अवाम क्यों रियासत से टकराएगी? जो अवाम से टकराएगा वो रियासत से टकरा रहा है। वो ब्यूरोक्रेट या वो सरकारी मुलाजिम जिसकी एक ड्यूटी है, वो जब कभी अपनी हुदूद से बाहर निकलकर अवाम के साथ ज्यादती करेगा तो वो शख्स रियासत से टकराएगा। जरा रियासत की डेफिनेशन निकाल के पढ़ दें आईने पाकिस्तान में, आपको पता चल जाए कि रियासत कहते किसको हैं और रियासत होती क्या है। बहरहाल ये अब अख्तर बेंगल साहब ने जो ट्वीट किया इसमें नज़र आ रहा है कि सीधी गोली सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही हैं। अब फरहान मलिक साहब की नाजरीन दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। ये रफ्तार न्यूज़ को चलाते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई इनके साथ, इनके मौक़िफ़ को बदलने के लिए, और इनको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह इनको ह्यूमिलिएट किया गया, जैसे घटिया मुकदमात इन पर डाले गए, लेकिन वो इस सब को बर्दाश्त करने के बाद अब दोनों केसेस में ज़मानत हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अहमद नूरानी साहब के जो दोनों भाई हैं उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आईजी ने आके ऐसी लंबी कहानी सुनाई, जनाब हमने कॉल रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए, हमने देखा कि जनूबी पंजाब में उनके जनाब फ़ोन ऑन होते हैं फिर ऑफ होते हैं, फिर हमने सिंध की पुलिस से रब्ता कर लिया, फिर हमने पंजाब की पुलिस से रब्ता कर लिया, फिर हमने 2-4 जगहों के ऊपर जो है वो ऑपरेशंस किए, हमने ये किया, हमारी टीमें गई हुई हैं। व्हाट इज़ दिस? आईजी साहब आपको नहीं पता कि वो दोनों भाई कहाँ हैं? वजारत दिफा वाले आए, उन्होंने आगे साहब कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास नहीं है, और हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि हमारे पास अहमद नूरानी के भाई नहीं है। अब उनकी वालदा जो है वो फिर अदालत के अंदर रो पड़ी है। वो ये कहती हैं कि
मुर्दों का जो बंदा है ना वो रो लेता है, अल्लाह ताला सब्र दे देता है। जो जिंदा होते हैं ना उनके लिए फिर सब्र नहीं आता। और बहुत सारी बातें की उन्होंने कहा काश यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जस्टिस भगवान दास बैठा हुआ होता, वो फैसला मेरे हक में करता। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और वो रो रही थी, उन्हें वहाँ पे मौजूद ख़वातीन चुप करवा रही थी। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो बड़ी उन्होंने कोशिश की उनकी हिम्मत बंधाने की। कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो एक मजाक से बढ़ के और कुछ नहीं है। जजेस भी जानते हैं कि अहमद नूरानी के भाई कहाँ हैं और किस जुर्म में हैं। पुलिस भी जानती है, सारे इदारे जानते हैं, वकला भी जानते हैं, हर एक को पता है। लेकिन सब जो हैं वो परेशान है कि इसका अंजाम क्या होगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा। देखें, एक शख्स की खबर की सज़ा आप किसी दूसरे शख्स को तो नहीं दे सकते ना। अहमद नूरानी की खबर अगर गलत है तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है, जहाँ वो मौजूद है वहाँ जाके केस किया जा सकता है, बड़े सीरियस नताइज हो जाएंगे, वहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ है। लेकिन अगर खबर गलत है तो इसकी बुनियाद के ऊपर या खबर पे एतराज़ है तो उसकी तरदीद आ सकती है, उसकी तस्दीक आ सकती है, उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है। लेकिन उसके भाइयों को, उसकी बूढ़ी माँ को और उसकी बहन को परेशान करना ये नामुनासिब और गलत है, नाइंसाफ़ी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है ये, और इसको बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।